हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम माय व्यूअर्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह से इकोनॉमी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। हम देखेंगे कि एनसीईआरटी सार संग्रह जो है उसमें इकोनॉमी से कैसे क्वेश्चन बनाए गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो हम क्वेश्चंस के माध्यम से, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बोले या वन लाइनर के माध्यम से, हम क्वेश्चन पे अपना कमांड बना सकते हैं, उसे ईजिली या आसानी से समझ सकते हैं। और ध्यान रहे कि यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, या एग्ज़ाम यूपीएससी की हो या फिर अनदर पीसीएस एग्जामिनेशन हो या अनदर जनरल कंपटीशन की जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जीएस या जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एकाग्रचित्त होकर हम इकोनॉमी को से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ेंगे यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। हमारा पहला चैप्टर यहाँ है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। तो शुरू करते हैं। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कहते हैं। तो ये एक तरीके से परिभाषा हो गई अर्थव्यवस्था की, ठीक है। अब है क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ध्यान रहे, ये पूछ रहा है छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, तो ये किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, ठीक है। तो एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, किसी अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही छोटी इकाई का अध्ययन करते हैं, जैसे कि कोई हम कह सकते हैं कि निजी कंपनियां जो हमारी हैं या किसी हमारे घर की इकोनॉमी हो जाए उसकी बात करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक वृहत इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, जैसे कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था या आर्थिक इकाइयों के समूह का अध्ययन करते हैं, जिसमें ये राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार, मुद्रास्फीति और बाजार दर जैसे समग्र आर्थिक चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो हम समझ सके यहाँ पे कि क्या है व्यष्टि और क्या है समष्टि अर्थशास्त्र। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को दिया जाता है। इनका नाम ध्यान रहे, जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं? वृहत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो ध्यान रहे, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? एक डेवलपिंग इकोनॉमी है यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसके अलावे कौन कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? एक इसके अलावे होती है डेवलप्ड इकोनॉमी जिसको हम विकसित अर्थव्यवस्था, और एक कहते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी यानी कि अविकसित अर्थव्यवस्था। तो विकसित अर्थव्यवस्था क्या है? तो वह देश जहां आर्थिक विकास जो है वो उच्च स्तर का हो जाता है, लोगों की आय काफ़ी अधिक हो जाती है और वहां पर औद्योगिकरण, तकनीक का स्तर जो है काफ़ी उन्नत और काफ़ी उच्च हो जाता है, वहाँ की लाइफस्टाइल काफ़ी उच्च होती है, वैसी अर्थव्यवस्था को डेवलप्ड अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो इकोनॉमी हैं ये आते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी में आते हैं। वहीं अगर हम बात करें अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की, तो वैसी अर्थव्यवस्था या वैसा देश जहाँ पे संसाधनों का उपयोग काफ़ी सीमित तरीके का होता है और वहाँ पर उद्योग या सेवाएं जो हैं काफ़ी कम विकसित होती हैं और आम जनता की आय जो है काफ़ी कम होती है, वहाँ का जीवन स्तर काफ़ी निम्न कोटि का होता है, वैसी अर्थव्यवस्था या वैसे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है? अंडर डेवलप्ड यानी कि अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल दें तो इसमें ज़्यादातर अफ्रीका के कंट्रीज़ होते हैं, जैसे कि चाड, सोमालिया, और इसके अलावा अगर बात की जाए
चाड हो गया, सोमालिया हो गया, इसके अलावा अगर अफ्रीका से बाहर की बात करें तो हैती, अफ़गानिस्तान और नेपाल, ये कुछ जो देश रहे नेपाल आदि के कुछ क्षेत्र जो हैं वो अभी भी अविकसित माने जाते हैं। ठीक है। और विकासशील अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो जैसे हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था यानी डेवलपिंग इकोनॉमी है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। प्लस चाइना की अर्थव्यवस्था भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी की संज्ञा के तहत आती है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है, कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय और बढ़ती बेरोजगारी। नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट एंड समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का मेल जोल होता है ना, दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थे, तो जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों से प्रेरित थे। ऊपर भी हमने पढ़ा था जॉन मेनार्ड किन्स के बारे में, है ना। नेक्स्ट, उन्होंने किसका बताया था, वृहत अर्थव्यवस्था की बात की थी, है ना। ओके, अब है बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी से आशय है आयात निर्यात की गतिविधियां ना होना। हमने आपसे बताया था कि क्लोज्ड इकोनॉमी कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जिसकी राजधानी क्या है, प्योंगयांग, और इसके वहाँ की करेंसी क्या है, वॉन, है ना। वहाँ के शासक कौन है, किम जोंग उन, है ना। उन्हें क्या है, एक बंद अर्थव्यवस्था, और उस देश की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है। क्यों, क्योंकि वो ना तो आयात करते हैं, ना ही अपने संसाधनों या फिर अपने रिसोर्सेज का के उत्पादन के पश्चात उसका निर्यात करते हैं। वो क्या करते हैं, सेल्फ ही प्रोडक्शन करते हैं और सेल्फ ही कंज्यूम करते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्रक हैं। अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर, हमने आपसे बताया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर होते हैं। ये 3 सेक्टर हैं अर्थव्यवस्था के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में हमने पढ़ा था कि कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां जो होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। वही औद्योगिक क्षेत्रक जो है वो द्वितीयक सेक्टर में, और जो सर्विस सेक्टर है यानी सेवा क्षेत्र जो है वो टर्शियरी सेक्टर में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित गतिविधियों में क्या हो गया, तो कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन और उत्खनन शामिल है। वही द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति शामिल है। वही तृतीयक यानी टर्शियरी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं शामिल हैं। ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर के जो जॉब्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रेड कॉलर जॉब्स कहा जाता है, ये हमने आपसे बताया था। फिर द्वितीयक सेक्टर के जो जॉब होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र में, ध्यान रहे कि द्वितीयक क्षेत्र को जनरली ब्लू कॉलर जॉब्स कहा जाता है। कौन सा, ब्लू कॉलर जॉब्स कहा जाता है। बट यहाँ पे भी 2 ब्लू एंड वाइट का अगर देखें तो दोनों पाया जाता है। कैसे, तो जो भी औद्योगिक क्षेत्र में जो कर्मचारी कह सकते हैं कि उत्पादन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, यानी कि जो उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं, संलग्न हैं, सपोज दैट जूते बनाना या फिर फूड प्रोसेसिंग जो पैकेजिंग होती है उसमें लगे हुए जो कर्मचारी हैं, तो वो ब्लू कॉलर जॉब्स के तहत आते हैं। बट वही जो कंपनी होल्ड करते हैं, जो कंपनी यानी कि पैकेज्ड मटेरियल जो है उसके थ्रू मार्केट्स में वो सेल करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो वाइट कॉलर जॉब्स के तहत आता है। तो ध्यान रहे क्योंकि वो सेवा देने का कार्य कर रहे हैं, है ना। तो टर्शियरी सेक्टर यानी कि जो सेवा क्षेत्रक है वो वाइट कॉलर जॉब्स के तहत आता है। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था पिंक कॉलर जॉब्स के बारे में पढ़ा था। तो पिंक कॉलर जॉब्स क्या होता है, वैसे जॉब्स जो महिलाओं के लिए आरक्षित मान लिए गए हैं, जैसे कि नर्सिंग, है ना। नर्सिंग में ज़्यादातर महिलाओं की भागीदारी होती है। एयर होस्टेस, जनरली आपने देखा होगा कि वो महिलाएं ही होती हैं, तो एयर होस्टेस प्लस हम कह सकते हैं कि
लाइक अगर अनदर रिसेप्शनिस्ट है ना, हम बहुत सारी जगहों पे, चाहे वो होटल इंडस्ट्री में हो या फिर एजुकेशन सेक्टर में हो, हम आगे हम जो है फ्रंट में हम किन्हें रखते हैं एज अ रिसेप्शनिस्ट, महिलाओं को ही रखते हैं। तो ये सारे क्षेत्र जो है वो महिलाओं के लिए एक तरीके से आरक्षित मान लिए गए हैं। तो इन्हें क्या किया, किसकी संज्ञा दी गई है? पिंक कॉलर जॉब्स की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा एक और है, ग्रे कॉलर जॉब्स कहा जाता है। तो ग्रे कॉलर जॉब्स कौन से हैं? तो वैसे जॉब्स यानी वैसी नौकरियां जो ब्लू कॉलर यानी कि जो शारीरिक श्रम पर आधारित है, और वाइट कॉलर जो कि ऑफिस कल्चर से या प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड है, दोनों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं, यानी दोनों के बीच का काम के जो होते हैं वो ग्रे कॉलर में आते हैं। जनरली ये कह सके तो टेक्नीशियंस या स्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड जो है टेक्नीशियंस, सुरक्षा गार्ड, हेल्थ वर्कर, IT सपोर्ट स्टाफ्स, ये सारे इसमें आते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको दिया, जैसे कि टेक्नीशियंस जो कंप्यूटर नेटवर्क भी सेट करते हों, और इनमें मेडिकल टेक्नीशियंस, पुलिस अधिकारी, सिक्योरिटी गार्ड, और एयर कंडीशन यानी AC और रेफ्रिजरेटर को जो बनाने वाले टेक्नीशियन होते हैं उसमें, या कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, ये लोग क्या करते हैं? शारीरिक और तकनीकी दोनों तरह का काम करते हैं, और कई बार सुपरवाइजरी का रोल भी अदा कर देते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रे कॉलर जॉब्स के तहत इन्हें रखा जाता है, ठीक है, श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नोट है कि वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ऊपर की ओर। अब है संयुक्त क्षेत्र यानी कि ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंधों को दर्शाती है? तो ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा जो है वो निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधों को दर्शाती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के तहत शामिल किया जाता है? तो पंचम क्षेत्र के तहत शामिल किया जाता है किसमें? उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले, है ना। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1969 में प्रदान किया गया था, और वो कौन थे? हमारे अमर्त्य सेन जी थे, है ना। तो उन्हें प्रदान किया गया था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हमारे अमर्त्य सेन जी, जिनके बारे में ऊपर हमने पढ़ा बॉक्स में, उनके बारे में नोबेल के बारे में बताया गया है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार सन 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल के माइकल क्रैमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण यानी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन हेतु दिया गया था, ठीक है। अब बात की जाए कि हमारे जो अमर्त्य सेन जी थे, उन्हें अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो उनके किस कार्य के लिए मिला था? हमारे अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में नहीं, बल्कि यहाँ दिया गया था उन्हें 1998 में दिया गया था। बट यहाँ अगर क्वेश्चन पूछ रहा है 1969 की, तो 1969 में तो अमर्त्य सेन को नहीं बल्कि रागनर फ्रिस्क थे, रागनर फ्रिस्क, उन्हें प्रदान किया गया था। और इनके साथ एक थे जॉन टेनबर्ग, इन्हें संयुक्त रूप से 1969 में प्रदान किया गया था, 1969 में। पर अगर बात की जाए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहे थे, तो वो थे हमारे अमर्त्य सेन जी, 1991 में भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। ओके, और इन्हें मैं बात पूछ रही थी कि किस लिए प्रदान किया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो इन्हें मिला था वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कि कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था उसके लिए मिला था। उन्होंने इसके माध्यम से उन्होंने दिखाया कि आर्थिक नीतियों का जो मूल्यांकन होता है वो केवल उत्पादन या आय से नहीं किया जा सकता, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी क्षमताओं और सामाजिक न्याय के आधार पर किया जाना चाहिए। इसमें उन्होंने जो योगदान दिया था, जैसे कि गरीबी और भूखमरी को समझने का नया तरीका बताया,
बताया। और फिर उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच यानी कि इसमें कहा कि विकास का सही मानदंड कैसा होना चाहिए, कि लोग क्या कर सकते हैं और क्या बनने में सक्षम हैं। ना सिर्फ उनकी आय के बारे में बात की, बल्कि उनके एक डिफरेंट अप्रोच के बारे में बात की, कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में बात की। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी, जैसे कि पॉवर्टी एंड फेमिन्स की किताबें लिखी थी, एंड डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये सारी किताबें उन्होंने लिखा था। और एक बुक हम पढ़ रहे थे ल्यूसेंट में, वो कौन सी बुक थी? बहुत ही फेमस किताब है उनकी, द वेल्थ ऑफ नेशन। एग्जैक्टली, द वेल्थ ऑफ नेशन उन्होंने लिखा है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो हमारे पहले जो थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वो कौन थे? अमर्त्य सेन थे, और दूसरे कौन थे? अभिजीत बनर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप्ड इकोनॉमी में। हमने बताया भी डेवलप्ड इकोनॉमी की परिभाषा और कौन कौन से देश डेवलप्ड इकोनॉमी के तहत आते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? एडम स्मिथ ने हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अर्थात एडम स्मिथ जी ने जो बात की थी लेसेस फेयर यानी कि हस्तक्षेप के सिद्धांत की बात की थी, उसमें इसका मतलब था कि मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द जो भी हमारा आर्थिक क्रिया है, यानी जो हमारे उद्योग हो गए या जो भी चीज़ें हैं, उनमें गवर्नमेंट का जो है काफ़ी कम मिनिमल हस्तक्षेप हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि गांधीयन इकोनॉमी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह न्यास यानी कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी कि हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनका पीरियड क्या था? तो उनका जो पीरियड था वो 2 टर्म में था। पहला टर्म जनरली कहा जाता है कि 2004 से 2014 तक वो रहे थे, तो पहले टर्म में वो 2004 से 2009 तक, और दूसरे टर्म में 2009 से 2014 तक रहे थे। अब बात आती है कि उन्हें उदारीकरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि उन्होंने 1991 में भारत के आर्थिक संकट का समय था वो, और उस समय वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए नई आर्थिक नीति लागू की। इसमें उन्होंने लाइसेंस राज को ख़त्म किया, विदेशी निवेश को जिससे बहुत ही बढ़ावा मिला, और बाज़ार को ओपन इकोनॉमी बनाई यानी कि खुला बनाया, और इससे हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वैश्विक बाजार से जुड़ गई और अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आया। तो इसलिए इन्हें लिबरलाइजेशन का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ये डेटा 2021 का दिया हुआ है। अगर हम करंट डेटा की बात करें 2024 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, तो पहला कौन है? पहला है यूएसए, हमेशा की तरह हमारा है यूएसए 1 नंबर पर है। हमारा 2 नंबर पे चीन है। 3 नंबर पे हमारा जर्मनी जो है वो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, 1 सेकेंड। तो टॉप 5 की ही लिखती हूँ मैं अभी आपको। तो फर्स्ट नंबर पे जो है हमारा यूएसए है, सेकंड नंबर पे हमारा चाइना है, थर्ड नंबर पे जर्मनी, फोर्थ नंबर पे जापान, एंड द फिफ्थ वन हमारा प्यारा भारत, ये 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो टॉप 5 इकोनॉमी को हम याद रखेंगे। ओके, हमने यूके को पीछे कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, वह अर्थव्यवस्था हमने ये पढ़ लिया कि जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई संपर्क नहीं है, तो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब हम आते हैं दूसरे पेज में, जो कि है आर्थिक समृद्धि एवं विकास। तो हम शुरू करते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस
आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। ध्यान रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके, जो कि हमने लुसेंट में आपको बताया था, आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाता है? तो आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। क्या? तो प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में जो वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर भी कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रहे, आर्थिक समृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन की बात करता है। जैसे कि सपोज दैट बिहार में जो है बिहार जो है वो विकास में काफ़ी पिछड़ापन है, पर वहाँ पर जो है काफ़ी पिछड़ा है विकास के आर्थिक विकास के संदर्भ में देखें तो। लेकिन अगर हम आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में देखें तो बिहार जो है मतलब कि बाकी राज्यों से की तुलना में काफ़ी आर्थिक रूप से समृद्धि, यानी कि वहाँ पे आर्थिक समृद्धि काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। आई हैव हर्ड लाइक मैंने पढ़ा था लास्ट ईयर, आई थिंक समथिंग 10.6 समथिंग इकोनॉमिक ग्रोथ थी वहाँ पे, बट अभी करंट मुझे डेटा अभी रिलेटेड अभी नहीं पता है, तो आप उसको एक बार सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने तो क्यों था, क्योंकि वहाँ पे मात्रात्मक परिवर्तन बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन की बात की जाए यानी कि आर्थिक विकास की बात की जाए तो उसमें काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो कोई भी देश या फिर कोई भी राज्य जो है उसमें आर्थिक समृद्धि उच्च हो सकती है, लेकिन वहाँ का आर्थिक विकास काफ़ी निम्न हो सकता है। ठीक है, यह एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दी हूँ मैं आपको। आप लुसेंट वाले चैप्टर में जाके इसे अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी देश में पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, क्या है? तो किसी देश में कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। ओके, किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है? तो सर्वाधिक समृद्धि दर किस साल प्राप्त किया है? तो वो प्राप्त किया है 2006 से 7 में। कितना परसेंट का? 9.6% का समृद्धि प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, भारत में बचत यानी कि सेविंग्स और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है? तो क्रमशः वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। आर्थिक समृद्धि क्या है? वस्तुनिष्ठ है, जबकि आर्थिक विकास क्या है? व्यक्तिनिष्ठ है। कि अब देखते हैं, बॉक्स में दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट, कि किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव एवं गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। ध्यान रहे, अगर ओनली क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन है तो वो आर्थिक समृद्धि कहलाता है, लेकिन यदि किसी अर्थव्यवस्था में क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की का परिवर्तन है तो उसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास कहा जाता है। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुख्य संकेतक क्या हैं? तो पूंजी, मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? तो सी यहाँ पे 2006-7 का डेटा दिया हुआ है जो 9.6% शो कर रहा है, बट ध्यान रहे कि 2021-22 में जो है आर्थिक वृद्धि दर 9.69% रहा था, जो कि अब तक सर्वाधिक माना जाता है। यानी 2006-7 में 9.6 यानी कि 9.60% था, जो कि 2021-22 में 9.69% यानी लगभग 10% के आसपास रहा था। ठीक है, 9.7 के आसपास रहा था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर यानी कि डेवलपमेंट रेट सबसे कम रही थी? किस पंचवर्षीय योजना में? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है विकास दर काफ़ी कम रहा था। ठीक है, तो कितना रहा था तीसरी पंचवर्षीय योजना में?
तो लगभग 2.8% का रहा था। ठीक है, अगर मैं ऐसे बात करूँ तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर रहा था, मैं ऐसे डिफाइन करती हूँ आपको, पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसमें कितना रहा था, 3.6% रहा था। दूसरी में कितना रहा था, तो 4.1% रहा था। और थर्ड में कितना रहा था, 2.8% रहा था, सॉरी हाँ 2.8% रहा था। वहीं चौथी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो अगेन रिकॉर्ड तोड़ दिया था पिछले रिकॉर्ड्स को 4.83% के साथ। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में अगर देखा जाए तो फिर था 5.7%। छठी पंचवर्षीय योजना में कितना था, 6%, लगभग 6.02% था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, 6.8% था। अगर सर्वाधिक की बात करें कि सर्वाधिक किस पंचवर्षीय योजना में रहा था, तो ध्यान रहे 11वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक रहा था कितना, 8.3% रहा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम किस में रहा था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में रहा था। ठीक है, पहला ध्यान रखना है, पहली पंचवर्षीय योजना में 3.6% रहा था लक्ष्य, जबकि इसका लक्ष्य जो था मात्र 2.1% ही था। तो यानी लक्ष्य से काफ़ी ज़्यादा इसने विकास हासिल कर लिया था। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक 7.8% रही थी। यहाँ पे 7.8% ही शो कर रहा है, बट मैंने कहीं लूसेंट में समथिंग पढ़ा था, 8 पॉइंट समथिंग शो कर रहा था, 8.3। ओके, एनीवेज, तो किस में रहा था, 11वीं पंचवर्षीय योजना में रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक प्राप्ति 9% का रहा था, इसमें लक्ष्य था। जीडीपी वार्षिक लक्ष्य जो था परसेंटेज में कितना था, 9% का। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आर्थिक विकास दर कहलाता है। यानी जीडीपी में अगर परिवर्तन हो रहा है तो क्या मतलब है इसका, आर्थिक विकास दर कहलाता है। ठीक है, मानव सूचकांक 2020, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 2020 का है ये। हम सबसे पहले तो हम इकोनॉमी का करंट रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराएंगे, उससे हम पढ़ेंगे। और अभी फ़िलहाल जहाँ पे भी मुझे एरर लग रहा है मैं उसको करंट डेटा से ऐड कर दूँगी। ठीक है, हम जो नेक्स्ट सेशन करेंगे उसमें काफ़ी अपडेटेड होगा। नेक्स्ट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी कि फिजिकल क्वालिटी यानी लाइफ ऑफ इंडेक्स का प्रतिपादन किसने किया था, तो मॉरिस डी मॉरिस ने 1976 में किया था। ठीक है, 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम यानी बेसिक नीड्स अप्रोचेस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो वैश्विक यानी विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। विश्व बैंक के बारे में हम कुछ चीज़ें बता दें आपको, तो देखो मैं वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। जैसे कि सपोज दैट वर्ल्ड बैंक जो थी इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी, 1944 में। कहाँ हुई थी, ब्रेटन वुड्स में। कहाँ में, ब्रेटन वुड्स में। यूएसए में कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ओके, कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे हुआ था। कहाँ पे, यूएसए में सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस वहीं पे। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर अगर बात की जाए तो कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में। और वॉशिंगटन डीसी कहाँ है, ये यूएसए में ही स्थित है। अगर बात की जाए तो इसके कुल मेंबर, टोटल मेंबर जो हैं 189 है। और 2024 तक, अभी तक की 2025 तक की बात करें तो इसका मोटो क्या है, यानी मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विकास के लिए यानी कि गरीब देशों को, जो गरीब जो देश हैं उनको क्या देते हैं, ऋण देते हैं, है ना। किस लिए ऋण देते हैं, उनके विकास के लिए। किस लिए, तो विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाते हैं। तकनीकी सहायता देते हैं, ये तकनीकी सहायता देते हैं, नीतिगत सलाह देते हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। और ध्यान रहे ये वर्ल्ड बैंक जो है ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि 5 जो इंस्टीट्यूशंस है उसका ग्रुप है ये। जैसे कि IBRD और प्लस IBRD क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD प्लस IDA। IDA क्या है, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ओके। नेक्स्ट हो गया आपका IFC। IFC क्या है, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, ओके। नेक्स्ट हो गया आपको मीगा। मीगा क्या है,
मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ओके, एंड तो हमारा 1 2 3 4 और हमारा जो पांचवा हो गया वो है ICSID। ICSID ये क्या है? तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये 5 जो संस्थाएं हैं, इन 5 संस्थाओं का ग्रुप है हमारा विश्व बैंक। क्या है? वर्ल्ड बैंक। 1944 में स्थापना, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में USA में वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। 189 मेंबर्स हैं। ये गरीब देशों को ऋण देता है, उनके विकास के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाता है, नीतिगत सलाह देता है। ठीक है, और अगर भारत के संदर्भ में इसकी बात करें तो भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, यानी कि भारत इसका मेंबर है ऑलरेडी। ओके, और ये क्या है? भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे के लिए बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अगर इसके मौजूदा अध्यक्ष की बात करें, अभी कौन है मौजूदा अध्यक्ष? तो अजय बंगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के कौन है? अजय बंगा है। नेक्स्ट है, अब ये कुछ रिपोर्ट्स भी देता है, जारी करता है, यानी पब्लिश करता है। तो इन रिपोर्ट्स को भी जानना बहुत ही आवश्यक है। तो कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं वो? तो सबसे पहला है इसका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और एक और रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट हर साल प्रकाशित होती है। दूसरा जो रिपोर्ट है इसका वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। बट ध्यान रहे, उसका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो थी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये अब समाप्त हो चुकी है। 2020 के बाद जो है ये अब पब्लिश नहीं हो रही है। और भारत क्या हुआ था, इसमें लगातार सुधार कर रहा था। पर अब जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो अब दूसरे नाम से पब्लिश किया जाता है। ठीक है, अब इसकी जगह पे क्या हो गया है? बी रेडी, या जिसको हम कहते हैं बिजनेस रेडी रिपोर्ट। ठीक है, ध्यान रहे, इसको शॉर्ट में कहते हैं बी रेडी, READY, बी रेडी रिपोर्ट। ओके, वर्ल्ड बैंक अब इसको इस नाम से जारी करती है। मेरा टैब तो बिल्कुल भर चुका है, 1 सेकेंड। हाँ, तो बी रेडी रिपोर्ट के नाम से इसे जारी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावे और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? और इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट्स। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। इसके अलावा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। कहाँ लिखूँ मैं? पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। ठीक है, ये सारे रिपोर्ट इसके द्वारा पब्लिक किए जा सकते हैं। एक अनदर और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस। ध्यान रहे, ये पूछा जाता है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ठीक है, ये ग्रीन में हमने रिपोर्ट को मेंशन किया यहाँ पे, आप ध्यान देना। ठीक है, ये सारे रिपोर्ट्स जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता, जो कि हमने बताया था परचेजिंग पावर पैरिटी, का प्रतिपादन किसने किया था? तो GR कैसल ने किया था। ठीक है, क्रय शक्ति समता की बात की थी GR कैसल ने। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको हम PPP कहते हैं, उसके आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडियाज़ में तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड इकॉनमी है। ठीक है, अब अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? तो मानवीय पूंजी माना जाता है। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रतीक प्रतिदर्शिकाओं यानी सैंपल विलेज से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करती है? तो आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित सूचकांक। नेक्स्ट है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया गया था? तो किसने जारी किया था? UNDP ने जारी किया था मानव विकास सूचकांक को। ध्यान रहे, इसमें अमर्त्य सेन और
पाकिस्तान के जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता है वो कौन है, महबूब उल हक। उन्होंने मिलकर इसको प्रतिपादित किया था। और ये जो है कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थे, SDI जो थे, इसके लिए क्या क्या चीज़ों को आधार बनाया गया था, तो इसमें जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, शिक्षा और आय जैसे सूचकांकों को शामिल करके इसे जारी किया जाता है, सूचकांकों में शामिल किया जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, नीचे दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यानी HDI किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो महबूब उल हक के द्वारा। इसमें अन्य सहयोगी हमारे अमर्त्य सेन और अन्य सहयोगियों के माध्यम से किया गया था। ठीक है, ये महबूब उल हक कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे, ध्यान रहे, हमारा पड़ोसी मुल्क। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं, तो जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। कितनी, तो अधिक मैक्सिमम 85 वर्ष और न्यूनतम 20 ईयर्स लिया जाता है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट 2020 में किस देश का प्रथम स्थान है, ध्यान रहे। अगर बात 2024 की भी हो जाए या 2025 की भी हो जाए तो इसमें नॉर्वे ही आता है 1 नंबर पर। 24 की बात करो या 25 की बात करो, हमेशा एक सीक्वेंस चलता रहता है। अर्थात हमारे कहने का अर्थ है कि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री ही होते हैं जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अगर 2025 के संदर्भ में 24-25 के संदर्भ में बात करें तो स्विट्ज़रलैंड जो है उसे प्रथम स्थान, और अगर द्वितीय स्थान की बात करें तो हमारा नॉर्वे है। ठीक है, तो इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड जो है वो पहले स्थान पर काबिज है, प्रथम, और नॉर्वे दूसरे स्थान पर है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड को 0.967 और नॉर्वे को 0.966 स्कोर प्राप्त हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे तो आइसलैंड, इन्हीं 2-3 देश जो हैं उनमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और कभी ये फर्स्ट हो गए तो कभी ये हो गए या कभी आइसलैंड हो गए, ऐसा ही चलता रहता है। तो ये बट ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है, तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास ही सतत विकास कहलाता है। हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं, उसे हम बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। हम आ चुके हैं चैप्टर 3 जिसमें हम बात करेंगे नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। तो आज हम यहाँ इतना तक ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय नेशनल इनकम से। थैंक यू, धन्यवाद और वेरी गुड नाइट। तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।